Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So this is me, Mohammed Ibrahim, your tutor for CSIP 3.1 course. लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग और आज हमारा टॉपिक है टिक वेल्डिंग. सो ब्रिटिश यूज करते हैं टर्म टिक. टिक स्टैंड फॉर टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, जबकि अमेरिकन इसके लिए टर्म यूज करते हैं GTAW. GTAW स्टैंड फॉर गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग. MMA के अंदर आपका एक ही इलेक्ट्रोड था और वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड था, लेकिन इसमें जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है दैट इज नॉन कंज्यूमेबल. ओके. सो टिग में हम सेपरेट एक फिलर रॉड साथ में प्रोवाइड करते हैं. जब आपको ज़्यादा थिकनेस, मेंबर की थिकनेस ज़्यादा होगी तो आपको अगर वहाँ पे वेल्ड करना है तो देन आप इस फिलर वायर को ऐड करके ज़्यादा पेनिट्रेशन ले सकते हैं. राइट. So this is welding arc. Arc is protected by this shielding gas. Shielding gas डायरेक्ट आ रही होती है आपकी कॉन्टैक्ट ट्यूब से. कॉन्टैक्ट ट्यूब में जो कॉलट होल्डर है, कॉलट होल्डर के अंदर ये टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है. ये आपका मोल्टन वेल्ड पूल है. इसमें वेल्ड मेटल डिपॉजिट हुआ हुआ है, बाकी साथ में आपका चल रहा है पेरेंट मेटल. राइट. सो शील्डिंग गैस का पर्पस क्या होता है यहाँ पे? व्हाट इज पर्पस ऑफ शील्डिंग गैस इन टिक वेल्डिंग? एटमॉस्फेयर से सर प्रोटेक्ट करने के लिए। एटमोसफेयर से एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए वेल्ड पूल को, और ऑब्वियसली. आर्क प्रोड्यूस करने के लिए। राइट. फॉर आर्क इनिशिएशन एंड प्रोटेक्शन. राइट. सो प्रोटेक्शन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. माइट पॉसिबल जैसे ही शील्डिंग गैस, स्पेसिफिक गैस की शील्डिंग हटेगी तो एटमॉस्फेयर से गैसेस अंदर आके वो सारी बीड पे पोरोसिटी कॉज कर देंगी. राइट. सो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? शील्डिंग गैस प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लक्स वगैरह तो है नहीं जो इम्प्योरिटीज को या उन ऑक्साइड्स को, उन ऑक्साइड्स वगैरह से हमें बचा सके. तो नॉर्मली ऑक्सीडेशन से बचने के लिए हमें यहाँ पे AC की पोलैरिटी यूज करनी पड़ती है. राइट. बिकॉज आपके पास अगेन फ्लक्स नहीं है जो कि ऑक्साइड्स वगैरह को अब्जॉर्ब कर सके या वो एटमॉस्फेयर से शील्डिंग दे सके. क्लियर? तो स्क्रैच स्टार्ट है. टंक्सन टच करेगा वर्क पीस को, शॉर्ट सर्किट से करंट स्टार्ट होगी एंड आर्क एस्टेब्लिश्ड एज टॉर्च लिफ्टेड. टॉर्च लिफ्ट करेंगे तो आर्क इनिशिएट होगी एंड कैन लीव टंक्सन इंक्लूजन, क्योंकि टिक के जो पुराने सेट थे उन सेट्स के अंदर प्री फंक्शनिंग डिवाइसेस और पोस्ट फंक्शनिंग डिवाइसेस इंस्टॉल नहीं थी. ओके. प्री फ्लो डिवाइसेस, पोस्ट फ्लो डिवाइसेस, इनकी इंस्टॉलेशन नहीं थी. अभी मॉडर्न सेट्स में है. तो उसका इम्पैक्ट क्या होता था कि सडन जो करंट राइज करती थी उसकी वजह से टंगस्टन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड को थर्मल शॉक लगता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात वो टूट के बुर के बीड के अंदर गिरना शुरू हो जाता था, या उसकी मेल्टिंग हो जाती थी. मेल्ट होके वो बीड के अंदर गिर के क्या कॉज करता था? टंगस्टन इंक्लूजन. So left arc electronic control very low short circuit current built to operational current as the torch lifted. यहीं पे जनरेट होगा हाई फ्रिक्वेंसी हाई वोल्टेज स्पार्क. अब जैसे ही आर्क को लिफ्ट करेंगे तो हाई फ्रिक्वेंसी हाई वोल्टेज स्पार्क राउंडिंग अबाउट 20,000 वोल्ट तक का स्पार्क जनरेट होगा, जो कि आपकी आर्क जनरेट करता है. राइट. DC नेगेटिव most commonly used, tungsten cooled by electron emission, workpiece will receive more heat. DC positive we don't normally use, इसको यूज नहीं करते हैं टिग में. रीजन इसकी एक ही है, क्योंकि 70% हीट बिल्डअप अगर होगा इलेक्ट्रोड पे तो इसका मतलब क्या है कि उस हीट से टंगस्टन की मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी. तो अगर आपने करना ही करना है तो फिर वाटर कूल टॉर्च यूज करके करेंगे. एंड AC इज अ यूजुअल वे टू वेल्ड एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, क्योंकि इसमें हाफ साइकिल पे आपको पेनिट्रेशन मिलती है, हाफ साइकिल पे
क्लीनिंग मिलती है ऑक्साइड से। क्लियर? सो हियर वी हैव क्लीनिंग साइकिल। ओके, जब इसका क्लीनिंग साइकिल आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पे, तो पॉजिटिव साइकिल पे आपको क्लीनिंग साइकिल मिलेगा, एंड नेगेटिव साइकिल पे आपको पेनिट्रेशन मिलेगी। राइट? सो इस तरह से ये इसकी कर्व चलती है, जिसमें हाफ साइकिल पे क्लीनिंग, हाफ साइकिल पे पेनिट्रेशन। So it will not allow the oxide to get deposited on the parent metal, right? Clarity again. DC positive 70% at work, 30% at electrode. Deep और narrow आपकी बीड बनेगी, क्लीनिंग एक्शन नहीं है, एंड इलेक्ट्रोड कैपेसिटी एक्सीलेंट फॉर DC नेगेटिव। राइट? AC के लिए 50% एट वर्क, 50% एट इलेक्ट्रोड। वेल प्रोफाइल आपकी मीडियम रहेगी, हर हाफ साइकिल पे आपको क्लीनिंग एक्शन मिलेगा, और इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी गुड रहेगी। जबकि DC पॉजिटिव में, अब देख रहे हो ये, क्योंकि ये इसने मेल्ट होते जाना है, तो यहाँ पे आप पेनिट्रेशन लेने के लिए इस टिप को चेक कर लो, ये वर्टेक्स एंगल इसका इंक्रीज किया जाता है पेनिट्रेशन लेने के लिए। यहाँ पे ये बॉल एंड बनाते हैं ताकि आपको पेनिट्रेशन भी मिल जाए, क्लीनिंग भी मिल जाए, जबकि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोड की टिप पे मेल्ट होती जाएगी तो वो आपको पेनिट्रेशन नहीं दे सकेगी। सो DC पॉजिटिव पे शैलो और वाइड आपकी बीड बनेगी, क्लीनिंग एक्शन मिलेगा, बट इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी पुअर, इलेक्ट्रोड में मेल्टिंग स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो ये चेक कर लो जरा, DC की आर्क, ये देख रहे हो, ये इस तरह से वर्टेक्स एंगल बना हुआ है इसका। राइट? जबकि अगर आप AC में देखो तो ये बॉल्ड एंड बना हुआ है, ये बॉल्ड एंड आ रहा है, तो ये दोनों में इलेक्ट्रोड में फर्क है। ये बॉल्ड एंड बनी हुई है, और इसको अगर आप चेक करो तो ये ऊपर सारा इलेक्ट्रोड है, ये टिप बनी हुई है, टिप पे जाके हीट की जनरेशन हो रही है, ये वर्टेक्स एंगल बना के दिखाया हुआ है। GTAW की टॉर्चेज हैं, गैस कूल्ड भी आती है, वाटर कूल्ड भी है। गैस कूल्ड चीप है, सिंपल लार्ज ग्रेन साइज शॉर्ट लाइफ कंपोनेंट है, लेकिन वाटर कूल्ड लॉन्गर लाइफ है पार्ट्स की, और इसको एक्सेसिव एम्पेरेज पे, यानी ओवर 150 एम्पेयर करंट पे आप इसको यूज़ करोगे, एक्सपेंसिव है और कम्प्लेक्स है। दिस इज GTAW टॉर्च, टंगस्टन हाउसिंग है, इलेक्ट्रोड कॉलेट है, कॉलेट होल्डर है, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड, सिरेमिक नोजल लगी हुई है, आगे टॉर्च बॉडी है, और ऑन ऑफ का स्विच। ओके, फर्स्ट फर्स्ट वन function is to pass the line, protect weld area, improve ionization। सेकंड पे ये जो आपको फंक्शन नजर आ रहा है ना, प्री फ्लो डिवाइसेस, इसको एंटर करने पे पहले जहाँ पे ये फंक्शन इस तरह से आता था, तो ये जो सडन इंक्रीज था, इसकी वजह से टंगस्टन को थर्मल शॉक लगता था। फिर मेन वेल्डिंग करंट से जो सडन ड्रॉप आना है, उसकी वजह से आर्क एक्सटिंग्विश हो जानी है। ओके, और क्या होगा, आर्क एक्सटिंग्विश हो गई तो जाते जाते अंदर टंगस्टन का इलेक्ट्रोड जब लग जाता था बीड में, तो वो खड्डा लग जाता था, जिसको हम क्रेटर कहते थे। अभी क्या हो रहा है, अभी की जो डिवाइसेस है, उन डिवाइसेस की वजह से मेन वेल्डिंग करंट से बिल्कुल ग्रेजुअल डिक्रीज होता है, और ग्रेजुअल ही इंक्रीज होके वो मेन वेल्डिंग करंट तक आता है। राइट?
तो जिसकी वजह से ये जो इफेक्ट होता था या थर्मल शॉक, ग्रेटर क्रैकिंग, इनसे आप बच जाते हैं। ओके। तो इसके लिए वो डिवाइस भी यूज करते हैं, स्लो आउट। ये मतलब स्लो आउट कैसे ही बोलते हैं, ये जो स्लो का ना हो। ये स्लोप इन है, ये स्लोप आउट है, जिसको हम प्री या पोस्ट फंक्शनिंग डिवाइसेस कहते हैं। तो इसके अंदर स्लोप इन डिवाइस का काम क्या होता है? ग्रेजुअली ग्रेजुअली करंट को इंक्रीज करवाती है टू प्रिवेंट टंगस्टन इंक्लूजन। ओके, टू प्रिवेंट टंगस्टन इंक्लूजन एंड थर्मल शॉक। और स्लोप आउट का क्या काम होता है? स्लोप आउट विल ग्रेजुअली डिक्रीज द करंट, और उससे क्या होगा? थर्मल शॉक से भी बचेंगे और क्रेटर क्रैकिंग से भी बच जाएंगे। क्लियर? Okay, argon is more suitable for carbon steel, stainless steel, aluminium and magnesium. लोअर कॉस्ट है इसका, लोअर फ्लो रेट्स हैं। आर्गन भारी गैस होती है, इसको आप जहाँ पे भी छोड़ देंगे ये वहीं पे रह जाएगी। वहां से दूसरी गैसेस को वो रूम एम्प्टी करना पड़ेगा, ये अपनी जगह से नहीं हटेगी। राइट? सो मोर सुटेबल फॉर थिनर मटेरियल एंड पोजिशनल वेल्डिंग। वाई? ड्यू टू इट्स लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। आर्गन हीलियम का मिक्सचर सूटेबल है फॉर वेल्डिंग कॉपर, राइट, बट कॉस्ट इज हाई। कॉस्ट हाई होने के साथ साथ इसके फ्लो रेट भी हाई है, यानी ये हवा से हल्की है, तो फिर जब आप इसको यूज करते हैं तो फ्लो रेट आपको ज्यादा देना पड़ता है, जिसकी वजह से आउटकम क्या निकलती है? आपकी कॉस्ट बढ़ती है। सो इसीलिए अकेला हीलियम को कभी भी यूज नहीं किया जाता। सिर्फ हीलियम अगर आप यूज करते हो तो हीलियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल तो अच्छी है, लेकिन आर्क अनस्टेबल है उसकी। वाई? रीजन इज कि ये हवा से 2-3 गुना हल्की है, तो ये ऊपर को निकलेगी, आपको इसका फ्लो रेट भी बहुत तेज करना पड़ेगा। राइट? सो इसलिए इसको आर्गन के साथ एज अ मिक्सचर यूज किया जाता है। आर्गन को क्यों यूज करते हैं इसके साथ? क्योंकि आर्गन के अंदर कैपेसिटी है कि उसको होल्ड करके रखेगी अपने अंदर। मोर सुटेबल फॉर थिकर मटेरियल्स एंड मटेरियल्स ऑफ हाई थर्मल कंडक्टिविटी। ओके। गैस लेंस को क्यों यूज किया जाता है? गैस लेंस को यूज इसलिए किया जाता है ताकि रिड्यूस कर सके एडिज इन द गैस फ्लो। एडिज क्या होता है? चोकिंग। चोकिंग, कहीं पे गैस आ रही है फिर बंद होगी, फिर आ रही है फिर बंद हो रही है, इस तरह का मामला जो होता है इसको चोकिंग कहते हैं। CHOKING, चोकिंग। जी, लाइक मिसिंग होना। मिसिंग जहाँ पे होती है ना, कि गैस कहीं पे आ रही है कहीं पे नहीं आ रही, उसको मिसिंग या चोकिंग बोलते हैं। एक्सटेंड्स लेंथ ऑफ लैमिनार फ्लो, प्रिवेंट कंटेमिनेशन। राइट? ये वायर सीव लगी हुई है इसके अंदर कंटेमिनेशन से बचाने के लिए भी। हाईली रिकमेंडेड फॉर रिएक्टिव मेटल्स लाइक टाइटेनियम एंड एल्यूमिनियम। राइट? क्योंकि इस तरह के मेंबर्स को वेल्ड करते हुए रिएक्टिव मेटल्स को कहीं पे भी गैस फ्लो हटा तो क्या होगा? ऑक्साइड्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये ट्रेलिंग शील्ड्स हैं जो कि वेल्ड के अलॉन्ग ट्रेल करती हैं। वेल्डिंग इन प्रोटेक्टिव टेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एयर वगैरह से बचाने के लिए। अगर हाई विंड है तो उसमें एटमॉस्फेरिक कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए। फिर आ जाती है पर्जिंग। पर्जिंग क्यों की जाती है? कटिंग का बेसिक जो आ, जो हमारे साइड जब हम पाइप की वेल्डिंग करते हैं, तो वहाँ पर जो पाइप के अंदर हमारे पास जो कंटेमिनेटेड गैसेज होती हैं या ऑक्साइड वगैरह होते हैं, तो हम ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम हम पर्जिंग करते हैं। अब करेंगे किस तरह से? ऑक्साइड की सबसे सोल कॉज क्या बनती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड बन जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको अपने पाइप में जहाँ पे आप वेल्ड करने वाले हो
या प्लेट जिसको आपने वेल्ड करना है उसके साथ आपने कांटेक्ट में नहीं आने देना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को कौन रिमूव करवा सकता है? ये कैपेसिटी आर्गन में। ओके, आर्गन के साथ प्लस 5% नाइट्रोजन ऐड कर दी जाती है पर्जिंग के लिए। तो ये गैस मिक्सचर यूज किया जाता है। अब या तो आप थैलियां भर देते हो इस तरह से, थैलियां भर दो और उसके बाद आप वेल्डिंग करवा लो, या फिर दूसरा तरीका होता है इसके अंदर पेपर रखा जाता है। पेपर रखा जाता है उसके अंदर, एक साइड से आपने इनलेट करवा दिया गैस को, एक साइड पर सुराख कर दिए जाते हैं उस पेपर में, ताकि वो गैस एग्जॉस्ट होती रहे, निकलती रहे, ताकि ऑक्सीजन कंटेंट जितना भी है वो सारा का सारा बाहर निकल जाए। ऑक्सीजन चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर होते हैं, आप वो उनको लगा के चेक कर सकते हो ऑक्सीजन का कंटेंट भी, राइट। तो हमें ऑक्सीजन का कंटेंट नहीं चाहिए अंदर। वंस वो निकल गया उसके बाद आप जब वेल्ड करेंगे तो उस पर किसी किस्म की ऑक्सीडेशन नहीं होगी, वो बिल्कुल क्लीन और क्लियर वेल्ड आएगा। आपने अक्सर देखा होगा वेल्डिंग करते हुए ना, जब वेल्डर रॉड लगाता है, रॉड लगाते ही क्या होता है, वहां पे सारा एरिया ब्लैकिश होना शुरू हो जाता है। वो किस वजह से होता है? शील्डिंग ऐसा अगर एक्यूरेट नहीं है तो वो साइडों पे क्या होगा, जहां जहां पे हीट है ऑक्साइड की लेयर बनना शुरू हो जाएगी, वहां पे ऑक्सीजन आपके मेटल के साथ कांटेक्ट में आके ऑक्साइड की लेयर बना देगा। ओके, सो टंगस्टन के इलेक्ट्रोड टाइप्स। सबसे पहले प्योर टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज किया गया था, दैट वाज इन ग्रीन बैंड। इसको ऑपरेट किया जाता था एसी पे, लेकिन मज़े की बात यह है कि एसी पे ही इसकी आर्क अनस्टेबल थी, एसी में ही वर्किंग पॉसिबल नहीं। तो फिर इसको ट्रीट करवाया गया थोरियम ऑक्साइड के साथ। आर्क तो अनस्टेबल हो गई, बट इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या था? थोरिया। थोरिया इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जी सर। तो जब इसकी ग्राइंडिंग करते हैं ना, उसको वर्टेक्स एंगल वगैरह बनाया जाता है, जी या आप जो भी इसका बनाते हो, तो उस टाइम पे चैम्फरिंग करते हुए भी इसका जो डस्ट उड़ेगा, डस्ट आप इनहेल करते हो तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल है। सो येलो, जिसके अंदर 1% थोरियम ऑक्साइड, उसकी येलो ग्रेडिंग, जिसके अंदर 2% है वो रेड। ओके, फिर इसको ट्रीट करवाया गया सीरियम सीरियम ऑक्साइड और लैंथनम ऑक्साइड के साथ। सीरिएटेड ग्रे यूरोप में यूज होते हैं, ऑरेंज यूएस में यूज होते हैं, और लैंथनेटेड हर जगह पे ब्लैक ही यूज होते हैं। इनकी वर्किंग एसी डीसी दोनों में थी, लेकिन डीसी में इसका ज्यादा अच्छा वर्क था, एसी में आर्क इतनी अच्छी नहीं थी। तो फिर एसी वर्किंग के लिए जिरकोनियम ऑक्साइड के साथ इसको ट्रीट करवाया गया, तो ये बने जिरकोनिएटेड इलेक्ट्रोड्स। सो ये वाइट यूरोप में यूज होते हैं और ब्राउन यूएस में यूज होते हैं, एंड यूज फॉर एसी। अब अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग टंगस्टन इज बेस्ट फॉर वर्किंग विद एसी, तो आपका आंसर होना चाहिए zirconiated electrode, because zirconiated is best for welding with AC। और AC की पोलैरिटी हम किन मेटल्स पे यूज करते हैं? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके लिए AC एंड zirconiated इलेक्ट्रोड। बाकी मटेरियल्स के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? लैंथनेटेड, सीरिएटेड को यूज करते हैं, राइट। बट फॉर AC वर्किंग वी विल ओनली गो विद zirconiated। अब ये वर्टेक्स एंगल है, इस टिप को आप जितना जितना ज्यादा तराशोगे, जितना ज्यादा बढ़ाओगे, पेनिट्रेशन इंक्रीज होगी, और जितना ज्यादा आप इसको डिक्रीज करोगे बीड की, विड्थ इंक्रीज होगी, राइट। सो वर्टेक्स एंगल हम बनाते किस तरह से हैं? इसकी ग्राइंडिंग 2 to 2.5 टाइम्स इलेक्ट्रोड डायामीटर, यानी अगर मेरा इलेक्ट्रोड 2 मिलीमीटर डाया का है, तो मैं इस वर्टेक्स एंगल, इस ग्राइंडिंग को कितना कर सकता हूँ? 4 to 5 मिलीमीटर तक। 2 to 2.5 टाइम्स है ना, तो उस हिसाब से ये कितना बन गया? अगर 2 मिलीमीटर डाया है तो 4 से 5 तक, राइट। और एसी के लिए मुझे ऊपर से ये टिप चैम्फर करनी पड़ेगी,
ग्राइंडिंग करके इसकी टिप चैम्फर की, चैम्फर करके करंट बढ़ा के इसका बॉल एंड बनाएंगे और उसके बाद फिर आप वेल्डिंग स्टार्ट करोगे, राइट। सर एसी में ऐसा क्या होता है कि इसको शेम्फर करना पड़े? क्योंकि इसने 2 साइकिल से गुजरना होता है ना, जी। तो गेटिंग इट। एसी में हम्म, ये जो बॉल एंड है ना, हम्म, ये पेनेट्रेटिंग साइकिल पे ज्यादा हीट को बर्दाश्त करेगी, ठीक है, वरना ठीक है। मेल्टिंग होने लग जाएगी, फिर वही प्रॉब्लम आएगी टंगस्टन इंक्लूजन की। सही। समझ आई। तो पेनेट्रेटिंग साइकिल पे ज्यादा हीट को बर्दाश्त करने के लिए, बियर करने के लिए इसको बॉल एंड बनाया जाता है। सही। बात ओके। ओके सर। सो टिक को हम ऑटोजिनियसली भी यूज कर सकते हैं विदाउट एनी फिलर, फिलर भी यूज कर सकते हैं, मोर देन वन हेड यूज कर सकते हैं इसमें। फिलर रील से ऐड होगा फॉर मैकेनाइज, और अगर आप मैनुअल फिलर यूज करते हैं तो वो 1 मीटर का रॉड होता है 5 kg के पैक में, और इसकी वायर को इस तरह से स्टैम्प किया जाता है फॉर आइडेंटिटी कि ये टिक की वायर है। और इसको यूज करते हुए इन वायर्स को डीग्रीस जरूर करना होता है ताकि किसी किस्म की कंटेमिनेशन ना हो, क्योंकि ये टिक वेल्डिंग इतनी क्रैक सेंसिटिव है कि इसमें हल्की सी भी इम्प्योरिटी आई नहीं, सॉलिडिफिकेशन क्रैकिंग आ जाएगी, राइट। सो कंटेमिनेशन या इम्प्योरिटीज ये बर्दाश्त नहीं करेगा, फौरी तौर पर सॉलिडिफिकेशन क्रैकिंग आ जाएगी। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू डिक्रीज। ऑक्साइड इंक्लूजन है तो उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अर्जुन। गैस कवर रखते हैं ताकि ऑक्साइड से बच सकें, और ड्यू टू लैक एंड लैक ऑफ फ्यूजन, क्योंकि ऑक्साइड अगर आएंगी तो उनकी वजह से भी लैक ऑफ फ्यूजन आ जाता है। सो टिक के एडवांटेजेस में स्पैटर नहीं है। लेट्स से अगर आपसे वो क्वेश्चन कर ले कि क्या टिग में कोई स्पैटर आता है या नहीं आता, या टिग में कौन सी ऐसी इम्परफेक्शन है जो नहीं आती, तो दैट इज स्पैटर। हाई क्लीनलीनेस है, अच्छा वेल्डर होगा तो क्वालिटी वेल्ड प्रोड्यूस कर लेगा इजीली। गुड फॉर पेनिट्रेशन, बीड इन ऑल पोजीशंस, ऑल पोजिशनल वेल्डिंग के लिए अच्छा है। वाइड रेंज ऑफ मेटल इंक्लूडिंग डिसिमिलर, डिसिमिलर को भी ज्वाइन करने के लिए सबसे बेस्ट है। क्रोजन प्रोटेक्शन देता है इसका वेल्ड, राइट। good protection for reactive, very good for joining thin materials, very low levels of diffusible hydrogen. So अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि like which of the following is the lowest hydrogen process, so TIG is the lowest hydrogen process, बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डेपोजिशन रेट बहुत लो है, हाई डेक्सटेरिटी एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये डेक्सटेरिटी एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, माइंड टू हैंड कांटेक्ट एंड हैंड टू हैंड कांटेक्ट, क्योंकि आपको ये वेल्डिंग बहुत फोकस होके करनी पड़ती है। तो वेल्डर के एक हाथ में टॉर्च है, एक हाथ में फिलर है, तो उसको माइंड टू हैंड कांटेक्ट भी चाहिए और हैंड टू हैंड कांटेक्ट भी चाहिए। वायर को भी साथ साथ प्रोड्यूस करना है, साथ साथ इसको लेके चलना है उसमें, राइट। तो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। यही वजह होती है कि जो टिक के वेल्डर्स हैं उनका रेट बाकी वेल्डर्स के रेट से ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा चार्ज करता है, इसीलिए क्योंकि ये बहुत फोकस होकर वेल्डिंग करनी पड़ती है। कि लेस इकोनॉमिकल फॉर थिकर सेक्शन, थिकर सेक्शन पे वैसे भी इसको प्रेफर नहीं करते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं ले सकते हैं आप इससे, और इसके कंज्यूमेबल भी एक्सपेंसिव हैं, तो दैट्स वाई इसको थिकर सेक्शन पे प्रेफर नहीं किया जाता। तो नॉर्मली फिर क्या करते हैं कि अगर लाजमी है टिक से करवाना है तो रूट टिक से लगवा लेते हैं, बाकी फिलिंग कैपिंग जो है वो एमएमए से करवा ली जाती है। सो लो टॉलरेंस ऑफ कंटेमिनेंट्स, टंगस्टन इंक्लूजन आ सकती हैं इसके अंदर, राइट। फिलर्स या कंज्यूमेबल्स की बात करें तो कंज्यूमेबल में इसके लिए फिलर वायर्स हैं, शील्डिंग गैसेस हैं, टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, दैट इज नॉन कंज्यूमेबल। ये चीज़ आपने याद रखनी है। माइट पॉसिबल वो आपसे इसके बारे में भी क्वेश्चन कर ले कि बताएं जी, टिग में हम जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो कंज्यूमेबल है या नॉन कंज्यूमेबल है। तो जिसको नॉन नहीं आइडिया होगा कि हम फिलर के अंदर फिलर वायर यूज करते हैं सेपरेटली, अगर वो उसी को इलेक्ट्रोड समझेगा तो वो टिक कर देगा कि यस इट इज कंज्यूमेबल, बट नो इट इज अ नॉन कंज्यूमेबल, राइट। फिलर वायर और डिफरेंट मटेरियल कंपोजिशन एंड वेरिएबल डायमीटर्स आर अवेलेबल, और इनकी
स्टैंपिंग हुई होती है प्रॉपर, राइट। स्टील फिलर वायर्स ऑफ वेरी हाई क्वालिटी विद कॉपर कोटिंग टू रेजिस्ट द corrosion बिकॉज ये कंटेमिनेशन बर्दाश्त नहीं करता है। शील्डिंग गैसेज मेनली आर्गन एंड हीलियम यूजुअली ऑफ हाईएस्ट प्योरिटी। शील्डिंग गैसेज हम 99.9% तक प्योरिटी की गैसेज यूज करते हैं, राइट। मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम ऑयल एंड डस्ट एंड मस्ट रिक्वायर डीग्रेसिंग। मैंने आपको बताया कि इसके वायर्स को डीग्रेसिंग रिक्वायर होती है। फिर ये कुछ प्री प्लेस्ड फिलर मटेरियल्स हैं, जैसे एबी इंसर्ट्स हैं या CSR कंज्यूमर सॉकेट रिंग्स हैं। इलेक्ट्रिक बोर्ड कंपनी है जो कि ये सॉकेट रिंग्स जनरेट करती है, प्रोवाइड कर रही है आपको। इनका काम क्या होता है, रूट में एडजस्ट किया जाता है इनको। ये सूटेबल डाया की आपको अवेलेबल होती हैं, राइट, और डिफरेंट शेप्स की हैं टू सूट दी एप्लीकेशन, और डिफरेंट मटेरियल्स में अवेलेबल है। इनका काम क्या होता है कि आपने अब रूट में मोस्टली क्या प्रॉब्लम आती है, लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ पेनिट्रेशन की। जी लैक ऑफ रूट फ्यूजन होती है या लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन। तो हम ये सेम मटेरियल की ही फिलर यूज करते हैं। जो सॉकेट रिंग है इसको अंदर रूट में आपने एडजस्ट कर दिया, जब आप पास लगाएंगे ये मेल्ट होके आपके पेरेंट मेटल के साथ ज्वाइन होके ये पेरेंट मेटल का ही हिस्सा बन जाएगी। ओके, सो देयर विल बी नो लैक ऑफ रूट फ्यूजन एंड नो लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन। इसीलिए ये डिफरेंट मटेरियल्स में लाइक कार्बन स्टील, क्रोमियम मोली के मोस्टली अलॉयज यूज है, ऑस्मेटिक स्टेनलेस स्टील है, निकल है, निकल कॉपर अलॉयज के लिए ये अवेलेबल है, राइट। तो ये देख रहे हैं इसी तरह से ये वाला पार्ट जो है इसको हम उस रूट गैप के अंदर एडजस्ट करेंगे और ऊपर से इलेक्ट्रोड लगा के इसको वेल्ड कर देंगे। क्लियर। सो आर्गन, आर्गन का हम डिस्कस कर चुके हैं। लो कॉस्ट है, ग्रेटर अवेलेबिलिटी, हैवियर है ये एयर से, लोअर फ्लो रेट है इसके हीलियम से, लो थर्मल कंडक्टिविटी है, लेकिन उसकी वजह से इसकी वाइड टॉप बीट प्रोफाइल बनेगी, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, इजी आर्क स्टार्टिंग, बेटर आर्क स्टेबिलिटी ड्यू टू इट्स फ्लो रेट कम है, उसकी वजह से इसकी आर्क स्टेबल रहती है। क्लीनिंग इफेक्ट मिलता है आपको। और सेम करंट प्रोड्यूसेस लेस हीट देन हीलियम। अगर सेम करंट पे ऑपरेट करवाएं आर्गन को और हीलियम को, तो आर्गन लेस हीट प्रोड्यूस करेगी, वाई, ड्यू टू लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। वाइडर हीट अफेक्टेड जोन बनेगा, पेनिट्रेशन कम है इसकी। तो टू ऑब्टेन द सेम आर्क पावर लेने के लिए आर्गन को हाई करंट चाहिए होगी। अगर हाई करंट देंगे तो फिर अंडरकट्स आएंगे। हीलियम कॉस्टली है, लोअर अवेलेबिलिटी है देन आर्गन, लाइटर देन एयर, so require a higher flow rate compared with argon 2 to 3 times. Higher ionization potential है, but ionization potential अच्छा होने के साथ साथ फ्लो रेट की वजह से इसकी आर्क स्टेबिलिटी पोर है, सो लेस फॉर गिविंग फॉर मैनुअल कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। फॉर सेम आर्क करंट प्रोड्यूसेस मोर हीट देन आर्गन। So for same arc current produces more heat than argon। अगर आप सेम आर्क करंट रखते हो तो हीलियम आर्गन से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी ड्यू टू इट्स हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो वेल्डिंग ऑफ मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, सो इजीली वेल्डेबल बाय हीलियम, राइट। ऑब्टेन सेम आर्क पावर चाहिए तो हीलियम को लो करंट चाहिए होगी आर्गन से। सो अगर लो करंट होगी तो नो अंडरकट। अंडरकट की रीजन है ना कि अंडरकट कब आता है, जब करंट हाई होती है, राइट। हाइड्रोजन नॉट एन इनर्ट गैस एंड नॉट यूज्ड एज अ प्राइमरी शील्डिंग गैस। इसको हम प्राइमरी शील्डिंग गैस के तौर पे यूज क्यों नहीं करते? एक्सप्लोजिव होती है ना हाइड्रोजन को। अगर हम शील्डिंग गैस यूज कर रहे हैं तो हाइड्रोजन वैसे भी सर क्रैक सेंसिटिव है। अगर हम हाइड्रोजन को वर्ल्ड के यस, ऑब्वियसली आप
हाइड्रोजन की वजह से एक क्रैकिंग आती है जिसको हम HICC कहते हैं, हाइड्रोजन इंड्यूस्ड कोल्ड क्रैकिंग। तो अगर आप शील्डिंग ही हाइड्रोजन की देते हो तो फिर रिजल्ट क्या होगा? दैट विल रिजल्ट इन क्रैकिंग एंड ऑल्सो इट इज अ फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोजिव गैस। तो दैट्स वाई इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, सिर्फ 5% तक यूज़ कर लिया जाता है ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील और निकल अलॉयज के लिए। और इनमें क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज ये डक्टाइल मटेरियल्स हैं, इनके अंदर वैसे भी ऑस्टेनाइट ग्रेन स्ट्रक्चर दैट इज नॉट मोर ससेप्टेबल टू हाइड्रोजन क्रैकिंग, सो दैट्स वाई ऑस्टेनाइटिक एंड निकल अलॉयज के लिए इसको यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन को, बाकियों के लिए नहीं करते हैं, राइट? सो प्रोड्यूसेस अ क्लीनर वेल्ड प्रोफाइल, बेटर वेटिंग एक्शन है। बेटर वेटिंग एक्शन मीन्स इम्प्रूव्ड बीड प्रोफाइल, आपके स्मूथ टोज बनते हैं, टोज विल बी स्मूथ, दैट इज व्हाट वी रेफर टू बेटर वेटिंग एक्शन, बेटर वेटिंग एट द टोज, ओके। इंक्रीज हीट इनपुट आएगी बिकॉज it is a हाई आयनाइज्ड गैस। active gas, right? Not an inert gas, active gas, right? So faster travel speed and increase penetration, even आप fast travel speed पे भी इससे अच्छी penetration ले सकते हैं, right? Nitrogen not an inert gas, again high availability है इसकी, cheap to use है, added to argon up to 5%, और इसको हम use करते हैं सिर्फ बैकवर्जिंग के लिए फॉर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील एंड कॉपर अलॉयज। अगेन वी डोंट यूज इट फॉर माइल्ड स्टील, क्योंकि माइल्ड स्टील में यूज करेंगे तो नाइट्रोजन जो है वो इज अ कोल्ड गैस, सो इट विल कॉज एम्ब्रिटलमेंट एट द ग्रेन्स। ग्रेन्स पे जाके ये क्या इफेक्ट करेगी? हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू कर देगी, ओके। तो उसकी वजह से एज एम्ब्रिटलमेंट हो जाती है नाइट्रोजन में, दैट्स व्हाई इट इज not allowed and strictly prohibited in case of nickel and nickel alloys. Why? It will cause porosity. तो निकल या निकल अलॉयज में ये पोरोसिटी कॉज कर देती है, इस वजह से इसको वहां पे प्रेफर नहीं किया जाता, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट टिक वेल्डिंग प्रोसेस। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कल हमारा टॉपिक होगा मिग-मैग वेल्डिंग, राइट? सो आई विल एडवाइज कि आप उसके स्लाइड से गो थ्रू हो ले ताकि हम उसको डिटेल में डिस्कस कर सकें। क्लियर? यस, एनी क्वेश्चन प्लीज? दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके, वापस।